हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट पूरा समझा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका डेरिवेशन किया था और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ सीरीज LCR सर्किट विद R इक्वल्स टू 20 ohm and L equals to 1.5 Henry and C equals to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply। यानी कि एक आपका LCR परिपथ है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ है, उसमें जो R है यानी रेजिस्टर, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं, उसकी वैल्यू यानी रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। R की वैल्यू 20 ओम, ठीक है। L यानी जो आपका प्रेरक है, ठीक है, प्रेरक है, तो जो उसकी प्रेरकत्व है यानी L जो है यानी इंडक्टेंस जो है वो 1.5 हेनरी है और कैपेसिटेंस 35 माइक्रोफैरड। और ये तीनों चीजें यानी L, C, R, ये तीनों आपका 200 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है, 200 वोल्ट AC सप्लाई से जुड़ा है। When the frequency of the supply equal the natural frequency of the circuit, यानी जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो पावर सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वो बराबर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की, यानी जो उसकी मूल आवृत्ति है, ठीक है। यानी जो आपका सर्किट है उस पे जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की गई है यानी जो आवृत्ति उसे दी गई है वो बराबर है मूल आवृत्ति के, सर्किट की मूल आवृत्ति के। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी आपको ये बताना है कि एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर जो टोटल पावर है कितना सर्किट पे ट्रांसफर हुआ है एक पूरी साइकिल यानी एक पूरे चक्र में। यानी एक LCR परिपथ को जिसमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी तथा C बराबर 35 माइक्रोफैरड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई मध्य शक्ति कितनी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, R की वैल्यू दी गई है जो कि बराबर है 20 ओम के, C यानी कैपेसिटेंस दिया गया है 30 माइक्रोफैरड, जिसे आप फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 माइनस 6 फैरड, ये हो जाएगा। आपको L की वैल्यू दी गई है 1.5 हेनरी और EV यानी जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो आपको 200 वोल्ट दी गई। अब आप ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आवृत्ति है, जो आपको AC सप्लाई जो आवृत्ति दे रहा है सर्किट को वो किसके बराबर है, जो सर्किट है परिपथ है उसके मूल आवृत्ति के बराबर है। यानी ये कंडीशन रेजोनेंस की है,
यानी हम ये जानते हैं इस कंडीशन में Z और R जो होंगे वो बराबर होगा 20 ओम के, ठीक है, 20 ओम के। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें एवरेज पावर सप्लाई निकालनी है। तो आपकी जो एवरेज पावर सप्लाई है वो बराबर होगी आपकी जो वोल्टेज है उसके अपॉन Z, यानी जो आपका इम्पीडेंस। तो EV की वैल्यू आपकी कितनी है, तो जो आपने पहले आप क्या करेंगे, RMS वैल्यू करंट की निकालें, ठीक है, RMS वैल्यू करंट की निकालेंगे जो कि आपकी कितनी है IV से निकालेंगे। तो IV का फॉर्मूला होता है EV अपॉन Z। EV की वैल्यू आपकी 200 हो गई, Z की वैल्यू कितनी हुई 20, तो ये बराबर होता है 10A। यानी आपने सबसे पहले करंट की RMS वैल्यू आप निकालेंगे। तो आप इस तरीके से करंट की RMS वैल्यू निकालें। अब हम बात करते हैं एवरेज पर साइकिल, तो कितना होगा P इक्वल्स टू EV IV, ठीक है, cos 0 डिग्री, यानी EV की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है, IV की वैल्यू 10 और cos 0 1 होता है, यानी 2000 वॉट इसमें पावर, जो एवरेज पावर सप्लाई है वो इतनी है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला EV IV होता है, तो आपको IV की वैल्यू यानी RMS वैल्यू चाहिए आपको किसकी, करंट की। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले करंट की जो RMS वैल्यू है वो निकाली और फिर हमने फॉर्मूले में पुट करा, सारी इंफॉर्मेशन डाली और हमारे पास जो आंसर आया वो 2000 वॉट आया, 2000 वॉट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ MW ब्रॉडकास्ट बैंड 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? यानी आपके पास एक रेडियो है, ठीक है, एक रेडियो है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको दी गई है 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक, और जो आपका LC सर्किट है वो एक इफेक्टिव, जो आपका LC सर्किट है उसके पास एक इफेक्टिव इंडक्टेंस है, ठीक है, प्रभावकारी प्रेरकत्व है जो कि कितना है 200 माइक्रो हेनरी। तो आपको क्या बताना है कि जो वेरिएबल कैपेसिटर होगा, ठीक है, जो वेरिएबल कैपेसिटर है यानी परिवर्ती संधारित्र जो है उसकी रेंज कितनी होगी ये आपको निकाल। तो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड है वो लेते हैं हम। तो ν1 की आपकी वैल्यू हो जाएगी 800 किलोहर्ट्ज, यानी 8 × 10⁻⁵ हर्ट्ज। उसी तरीके से ν2 यानी जो दूसरी रेंज है 800 से 1200 है किलोहर्ट्ज, यानी 12 × 10⁵ अब आपको इंडक्टेंस दिया गया है यानी प्रेरकत्व दिया गया है, यानी L 200 माइक्रो हेनरी, 200 माइक्रो हेनरी आपको क्या दिया गया है, प्रेरकत्व दिया गया है जो कि बराबर है 200 × 10⁻⁶ हेनरी के, यानी 2 × 10⁻⁴ हेनरी।
तो हमें क्या बताना है, कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज बतानी है। यानी जो आपके पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटेंस होगी। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। आप ये जानते हैं कि ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। अगर हम इसे ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख रखें तो ये आपका इस तरीके से होगा। अब हमें क्या निकालना है, न्यू की वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई√LC। अगर हम पहली फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारी न्यू 1 है उसको हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी न्यू 1 बराबर 1/2 पाई√LC। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, C1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास न्यू 1 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर L C1 हो जाएगा। अब आप जब C1 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 इस तरीके से आएगा, C1 इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर न्यू 1 स्क्वायर और L। अब आप इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये 4 इंटू पाई आपका 22/7 होता है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। न्यू 1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 800 किलोहर्ट्ज दी थी, यानी 8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसका स्क्वायर। और आपके पास जो L की वैल्यू दी गई, L की वैल्यू आपकी है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 49/4 इंटू 22 इंटू तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 197.7 इंटू 10⁻12 फैरेड, यानी 197.7 पिको फैरेड। तो ये हमारी कैपेसिटेंस की पहली रेंज। ठीक है, यानी जो आपकी न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है उसके लिए कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब हमें C2 की वैल्यू निकालनी है। तो C2 का फॉर्मूला भी आप उसी तरीके से निकालेंगे और इस केस में जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी आप न्यू 2 लेंगे तो ये आपके पास 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 4 पाई की वैल्यू 22/7, L की जो वैल्यू है जैसे कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁴। कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁴ है। और आपके पास न्यू 2 की स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 12 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 49। ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू 22। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 87.8 इंटू 10⁻12 फैरेड, या आप लिख सकते हैं 87.8 पिको फैरेड।
तो ये आपकी C2 की वैल्यू आ गई। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। ठीक है, आपके पास एक फिगर दिया गया है LCR सर्किट का, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी है 230, जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि वेरिएबल है, और जिसकी वोल्टता यानी वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट। L की जो वैल्यू दी गई है वो 5 हेनरी दी गई है, और कैपेसिटेंस यानी C 80 माइक्रोफैरेड, और R यानी रेजिस्टेंस आपका 40 ओम। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। आपको सोर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिससे वो सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाए। दूसरा है, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency, यानी आपको इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है यानी Z की वैल्यू निकालनी है, और करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, करंट का एम्पलीट्यूड यानी धारा का आयाम निकालना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल, यानी आपको VRMS या EV की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, जो कि इन तीन, ये जो आपके पास 3 एलिमेंट्स है, इसमें जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आपको ये दिखाना है कि जो पोटेंशियल है LC कॉम्बिनेशन का वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में 0 होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में जो पोटेंशियल है LC कॉम्बिनेशन में वो क्या होता है, 0 ड्रॉप होता है। आपको ये दिखा, तो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको L की वैल्यू दी गई है, फिर आपके पास C है, C की वैल्यू है आपकी 80 माइक्रोफैरेड यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। R की वैल्यू आपको दी गई है 40 ओम। आपको वोल्टेज, ठीक है, जो आपकी सोर्स वोल्टेज है वो दे रखी है 230 वोल्ट। तो सबसे पहले आप शिखर वोल्टता यानी जो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है वो आप निकालेंगे। तो ये आपके पास, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला है √2 EV। तो आपकी जो EV की वैल्यू है वो 230 वोल्ट है, तो इसको आप इस तरीके से आप E0 की वैल्यू एज इट इज रख देंगे। अब जो आपका नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको पहले सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है कैसे में, यानी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो ये आप ओमेगा R से डिनोट करते हैं, ओमेगा R। आप ये जानते हैं जब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो ओमेगा R बराबर होता है आपका √LC के। L की वैल्यू कितनी है 5.0, C की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6,
इसको फिर आप सॉल्व करेंगे। टू इंटू 10⁻⁻², यानी 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी ओमेगा आर की वैल्यू आई है। ठीक है, ओमेगा आर यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, किस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। अब जो आपका बी पार्ट है वो हम करेंगे। तो आपका जो बी पार्ट है उसमें आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, इम्पीडेंस यानी जेड की वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी आई नॉट की वैल्यू। तो इम्पीडेंस यानी जेड, आपका फॉर्मूला आपके पास है √R² प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें आर की वैल्यू रख देंगे। तो आपकी जो आर की वैल्यू है 40 ओम है, 40 ओम। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू जो आपकी है, इस कंडीशन में आप ये जानते हैं कि जो आपका ओमेगा एल होता है वो बराबर ओमेगा सी होता है रेजोनेंस की कंडीशन में। तो यानी कि ये आपका 0 है। अब जो z है वो बराबर होगा √R² के, यानी z बराबर होगा r के, और r की वैल्यू कितनी है, 40। अब हम बात करते हैं, हमने ये इम्पीडेंस निकाल दिया यानी z की वैल्यू निकाल दी है। अब हम निकालेंगे करंट का एम्पलीट्यूड, यानी जो मैक्सिमम करंट है, जिसे हम आई नॉट से लिखते हैं, आई नॉट बराबर ई नॉट बाय जेड। ई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी √2 इंटू 10⁻² इंटू 230 वोल्ट, √2 इंटू 230 वोल्ट। और z की वैल्यू हमारी 40। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आई नॉट की वो आएगी 8.13 एम्पियर। तो ये हमारा बी पोर्शन था इस क्वेश्चन का। अब हम सी पोर्शन की बात करते हैं, यानी डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो आपकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है आपकी पोटेंशियल की, कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप किया। तो सबसे पहले हम एल की बात करते, यानी वीएल की हम बात करते। तो हम ये जानते हैं वीएल वीआई इंटू ओमेगा एल के बराबर होगा, क्योंकि हम एल के क्रॉस ले रहे हैं और ये रेजोनेटिंग कंडीशन में है, यानी रेजोनेंस की कंडीशन में। तो आई वी की वैल्यू जो है आपकी, जो आई वी की वैल्यू है, जो आपकी आई वी की वैल्यू है वो 5.75 है, और ओमेगा आर की वैल्यू आपकी 50 है, और एल की वैल्यू 5। ठीक है, एल की वैल्यू आपकी 5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1437.5 वोल्ट। इसी तरीके से
हम कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखते हैं। कैपेसिटर जो है आपका, तो VC आपका IV यानी RMS वैल्यू करंट की 1/ω/CO। तो अब आप इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो ये होंगी, VC बराबर 5.75 इंटू 1/50 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी 5.75/4 इंटू 10⁻³ यानी कि 1437.5 वोल्ट। तो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज या पोटेंशियल हमने निकाल दिया है। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें क्या दिखाना है कि जो पोटेंशियल है LC के अक्रॉस वो 0 है। ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 0 है। यानी कि जो आपका पोटेंशियल है L और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है, IV कॉमन ले लेंगे आप, ω/L माइनस 1/ω/C। ये आपका 0 है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये रेजोनेंस की कंडीशन में है। ठीक है, तो आपका R के अक्रॉस आपका R के अक्रॉस यानी VR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी IV/R यानी 5.75 इंटू 40 यानी 230 वोल्ट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, आपकी जो पोटेंशियल है उसकी आपकी वैल्यूज आ गई। LCR के क्रॉस कितनी आएगी, इस सर्किट पे कितनी आएगी, आपको ये पता चले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन LC सर्किट कंटेन 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड a 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t equals to 0. यानी एक आपके पास LC सर्किट है जिसमें जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, प्रेरक है, उसकी वैल्यू है 20 मिली हेनरी और जो कैपेसिटर है उसकी 50 माइक्रोफैरेड और इसका जो इनिशियल चार्ज, ठीक है, शुरुआत में जो उसमें आवेश है वो कितना है, 10 मिली कूलम और जो इसमें रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है यानी ना के बराबर है और लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज बी t इक्वल्स टू 0 यानी जिस समय ये सर्किट क्लोज होता है, कंप्लीट होता है, वो टाइम t बराबर 0 दिया गया है। तो पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग LC ऑसिलेशन, यानी जो आपका टोटल एनर्जी है शुरुआत में वो कितनी होगी, ठीक है, कितनी स्टोर होगी, क्या ये कंजर्व्ड होगी। दूसरा, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, यानी इस परिपथ की, इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति कितनी होगी। तीसरा है एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर, यानी किस समय एनर्जी इसमें स्टोर होगी। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यानी विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में ये कब स्टोर होगी, यानी कि कैपेसिटर में ये कब स्टोर होगी।
दूसरा है कंप्लीटली मैग्नेटिक, यानी पूरी की पूरी जो आपकी चुंबकीय ऊर्जा है उसके फॉर्म में ये कब स्टोर होगी और किसमें होगी, आपके इंडक्टर यानी प्रेरक में होगी। चौथा है एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और आपको वो समय भी बताना है जब दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर में बराबर अमाउंट में एनर्जी शेयर की गई। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। L इक्वल्स टू 20 mH यानी 20 इंटू 10⁻³ हेनरी। C की वैल्यू 50 माइक्रोफैरेड यानी 50 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। Q नॉट जो आपका शुरुआत में जो आवेश है यानी चार्ज है वो कितना था, 10 मिली कूलम यानी 10 इंटू 10⁻³ कूलम यानी 10⁻²। तो सबसे पहला पार्ट जो है यानी हमें बताना है टोटल एनर्जी कितनी होगी इनिशियल स्टेज में। तो जो पहला है वो A यानी E बराबर आपका Q0²/2C। Q नॉट की वैल्यू 10⁻² कूलम है। C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶, 50 इंटू 10⁻⁶। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 जूल आएगी। इसी तरीके से सेकंड जो पार्ट है आपका उसमें पूछा गया है कि इस परिपथ की मूल आवृत्ति कितनी हो। तो आप जानते हैं न्यू की वैल्यू जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला 2π√LC ये होती है किसकी रेजोनेंस कंडीशन में। तो 2π आपका 2 इंटू 22/7 इंटू L की वैल्यू आपकी कितनी है, L की वैल्यू आपकी 20 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा 159.1 हर्ट्ज के। अब आपका जो थर्ड पार्ट है इसमें पूछा गया है कि किस समय में जो आपका चार्ज है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगा और कंप्लीटली मैग्नेटिक फॉर्म में होगा। तो आपका जो सी पार्ट है किसी भी इंस्टेंट पे जो Q की वैल्यू है जैसे कि हमने पढ़ा है Q0 cos ω/t होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ओमेगा हमारा 2/T, ठीक है, ये होता है। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे यानी जो T की वैल्यू होगी वो 0, T/2, 3T/2 इस तरीके से होगी और Q जो है वो Q0 के बराबर यानी मैक्सिमम हो। तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो कंप्लीटली इन इस पॉइंट में कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, यानी ये आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में जब एनर्जी स्टोर होगी
तो ये कब होगी? ये तब होगी जब एल में जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और आपकी सी में कितनी होगी? 0। यानी जो आपका इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी होगी वो जब मैक्सिमम होगी, तो आपका कैपेसिटर में जब 0 होगी तभी जो आपका एनर्जी है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। यानी हम ये कह सकते हैं Q की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो टाइम पीरियड होगा, इस समय T की जो वैल्यू होगी वो होगी T/4, 3T/4 और 5T/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे। उनको आपको प्रैक्टिस करना है और जो आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आगे के क्वेश्चंस बचे हैं उनको आपको घर से होमवर्क में करके आने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।